हेलो एवरीवन, दिस इज निर्भय निर्भय विश्नोई। वेलकम यू ऑल। आप सभी का स्वागत है। वॉइस हम पढ़ रहे हैं, तीसरी क्लास में हम जो है एंटर कर चुके हैं। और दो क्लास हमने पढ़ी हैं किसकी, असर्टिव सेंटेंसेस की। वॉइस वॉइस का बेसिक समझा है, असर्टिव सेंटेंस समझे हैं। आज हम इंटरोगेटिव शुरू करने जा रहे हैं, ठीक है। पिछली क्लास में हमने इंटरोगेटिव पे ख़त्म किया था क्योंकि ये टाइम लेगा लेगा ज़्यादा तो नहीं लेगा, लेकिन इतना लेगा कि वो पिछली क्लास में ऐड नहीं हो सकता था। नई क्लास में पढ़ लेते हैं, ठीक है। चलो भाई, अगर मैं इंटरोगेटिव सेंटेंस की बात करूं, मुझे लगता है इस पहचान तो सभी को आती होगी कि प्रश्नवाचक वाक्य जो है वो कैसे होते हैं। सबसे पहले तो प्रश्नवाचक वाक्य का पता होना चाहिए, अगर नहीं पता है तो समस्या की बात है। और उसके बाद फिर एक्टिव से पैसिव बनाना आना चाहिए। अगर मैं आपकी जानकारी के लिए थोड़ी सी जानकारी दूं, तो इंटरोगेटिव सेंटेंस को दो भागों में बांटते हैं। एक होता है ओपन एंडेड, ठीक है, जिसको आप क्या कहते हैं, WH वर्ड टाइप भी आप बोलते हैं जिसको बहुत बार, ठीक है। जो इंटरोगेटिव सेंटेंस WH वर्ड से बने उसको ओपन एंडेड बोलते हैं। और ओपन एंडेड के साथ साथ एक दूसरा टाइप होता है हमारा, कौन सा, क्लोज एंडेड, ठीक है, जिसको आप यस और नो टाइप बोलते हैं, ठीक है। अगर मैं इनकी स्ट्रक्चर्स की बात करूं तो स्ट्रक्चर कैसी होती है, तो आपको पता होगा जब WH वर्ड वाले जो है स्ट्रक्चर की बात करें तो सबसे शुरू में WH वर्ड आता है, ठीक है। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आ जाती है, उसके बाद सब्जेक्ट आ जाता है। सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब आती है, ध्यान रखना। रीजन क्या है, क्योंकि प्रश्नवाचक वाक्य है। इंटरोगेटिव बनाने के लिए सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब रखनी होती है। उसके बाद क्या आती है, हमारी मेन वर्ब आती है साहब, ठीक है। मेन वर्ब के बिना सेंटेंस की स्ट्रक्चर संभव नहीं है। मेन वर्ब आती है और मेन वर्ब के बाद अपना क्या रखा होता है, ऑब्जेक्ट। बोले सर ऑब्जेक्ट रखना जरूरी है, क्योंकि एक्टिव से पैसिव पढ़ रहे हैं तो ऑब्जेक्ट लिखना जरूरी है, क्योंकि ऑब्जेक्ट होगा तभी तो वो क्या बनेगा, सब्जेक्ट बनेगा। हालांकि जरूरी नहीं है कि ऑब्जेक्ट हो सकता है ऑब्जेक्ट हो सकता है ना हो, ठीक है। बहुत बढ़िया। अगर मैं क्लोज एंडेड की बात करूं तो ये यस और नो टाइप होते हैं, ठीक है। नहीं, क्या बोलते हैं, यस और नो टाइप। यस और नो टाइप में क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब होती है किससे पहले, सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब रखी होती है, बस इतना ही है। उसके बाद मेन वर्ब होती है, उसके बाद क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। अगर कुछ एक्स्ट्रा वर्ड है तो उसके लिए डॉट 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 कर दिया, प्रश्नवाचक चिन्ह। ये दो स्ट्रक्चर्स हमारे पास होती हैं जिनको इंटरोगेटिव सेंटेंस में बांटते हैं, ओपन एंडेड और क्लोज एंडेड। ओपन एंडेड क्लोज एंडेड क्यों कहते हैं ये भी जान लो। ओपन एंडेड हम इसलिए कह रहे होते हैं WH वर्ड वाले को, जब भी आप कोई क्वेश्चन WH वर्ड से स्टार्ट करते हैं तो उसके मल्टीपल आंसर्स हो सकते हैं, ठीक है। जैसे मैं आपसे कहता हूं कि वाई हैव यू बीन देयर, तुम वहां पर क्यों थे, समझे, तुम वहां क्यों गए थे। अब मैं तुमसे कहूं तुम वहां पर क्यों गए थे, तुम्हारा वहां पर जाना क्या क्या कारण क्या था, इसके मल्टीपल आंसर हो सकते हैं। कि मैं दोस्त से मिलने गया था वहां पे अपने, वहां पर आग लग गई थी, वहां पे पानी जो है आग बुझाने गया था, वहां पर कुछ लोग लड़ रहे थे उन्हें देखने गया था, वहां पर JCB की खुदाई हो रही थी उसे देखने गया था। मल्टीपल जवाब हो सकते हैं भाई, तुम वहां पर क्यों गए थे, तुम वहां पर क्यों थे, मल्टीपल आंसर हो सकते हैं, ठीक है। अच्छा, यस और नो टाइप को क्लोज एंडेड बोलते हैं, जिसका एंड, इसका एंड कैसा होता है, क्लोज एंड होता है। इसको मैंने ओपन एंडेड क्यों कहा, क्योंकि इसका एंड ओपन है, इसके मल्टीपल जवाब हो सकते हैं, इसलिए इसको ओपन एंडेड कहा। क्लोज एंडेड, मैं तुमसे पूछूं तुम वहां पर गए थे, तुम कहोगे या तो हाँ या तो ना, इसका इससे ज्यादा जवाब नहीं हो सकता। तुम वहां पर गए थे या नहीं गए थे, बोले सर हाँ गया था या फिर ना गया था। तो क्लोज एंडेड में एंड क्लोज होता है, या तो आंसर यस होगा या तो आंसर नो होगा, दो ही आंसर हो सकते हैं, इसलिए इसको क्लोज एंडेड कहते हैं। ये स्ट्रक्चर हो गई हमारी जो है सेंटेंस की। अगर मैं पैसिव वॉइस बनाने की बात करूं तो क्या करूंगा, तो भाई पैसिव वॉइस में क्या करोगे, देखो WH वर्ड से मेरा कोई मतलब नहीं है, मैं उसको ऐसे कैसे ही रखूंगा, बशर्ते WH वर्ड सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का काम ना कर रहा हो, ठीक है। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब वैसी कैसी रहेगी, मेरा उससे कोई मतलब नहीं है। ये जो ऑब्जेक्ट है ये क्या बनेगा, सब्जेक्ट बनेगा। ये जो मेन वर्ब है ये किस में चेंज होगी, बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में, ठीक है। बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में। अब बोले सर बी के अलावा कोई सी वर्ब आ सकती है, बिल्कुल आ सकती है। बी का मतलब बी की कोई सी भी वर्ब, बी का मतलब बी की कोई सी भी वर्ब, बी का वर्ब मतलब बी हो सकता है, बी का मतलब बीन हो सकता है, बी का मतलब क्या भी हो सकता है, बीइंग भी हो सकता है। बी का मतलब कोई सी भी दूसरी वर्ब होगी जो बी वर्ब आएगी, ठीक है। प्लस वर्ब की कौन सी फॉर्म, बोले सर थर्ड फॉर्म, बहुत बढ़िया। उसके बाद ये जो सब्जेक्ट है ये क्या बन जाएगा, बाई लग के, साथ में बाई के साथ क्या आ जाएगा, ऑब्जेक्ट आ जाएगा, क्वेश्चन मार्क। और ये मेरी स्ट्रक्चर जो है वो क्या हो जाएगी, तैयार हो जाएगी। WH वर्ड ऐसे कैसे ही, हेल्पिंग वर्ब ऐसी कैसी, मेरा मतलब होता है मेन वर्ब से। सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाया, सब्जेक्ट को क्या बनाया, ऑब्जेक्ट बनाया। मेन वर्ब को चेंज किया बी प्लस वर्ब की कौन सी फॉर्म में, थर्ड फॉर्म में। मेन वर्ब को चेंज किया बी प्लस वर्ब की कौन सी फॉर्म में, थर्ड फॉर्म में। ये मैंने आपको समझाने के लिए लिखा था, अंडरस्टैंडिंग के लिए इतना ही बहुत है कि मेन वर्ब को बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में चेंज किया गया, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाया और सब्जेक्ट को क्या बनाया, ऑब्जेक्ट बनाया बाई लगाकर। यही हम हमेशा पैसिव वॉइस में करते आते हैं, कुछ नया नहीं है इसमें, मैंने आपको बेसिक बातें वहीं समझा दी हैं सारी। अच्छा, अगर मैं इसकी बात करूं तो ये तो और आसान है। देखो, इस वाली स्ट्रक्चर में और इस वाली स्ट्रक्चर में यही तो फर्क है,
कि इसमें WH वर्ड एक्स्ट्रा है। देख लो, WH वर्ड के बाद की स्ट्रक्चर सेम की सेम है, तो इसका जो है पैसिव वॉइस भी सेम ही बनेगा। हेल्पिंग वर्ब ऐसी की ऐसी, ठीक है। ऑब्जेक्ट क्या बन जाएगा, सब्जेक्ट बन जाएगा। मेन वर्ब किस में चेंज होगी, बी प्लस वर्ब की कौन सी फॉर्म में, बोले सर थर्ड फॉर्म में। उसके अलावा ये जो सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट बाय प्लस क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा, और लास्ट में क्या लग जाएगा, क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। इस तरीके से हम क्या बना लेंगे, एक्टिव से क्या बना लेंगे, पैसिव बना लेंगे। ये दो स्ट्रक्चर्स हैं। मुझे लगता है आपको ये बात समझ में आई होगी कि हमने कुछ नया नहीं किया। बस ये चीज ध्यान रखनी है कि सेंटेंस इंटरोगेटिव है तो उसका पैसिव वॉइस भी कैसा बनेगा, इंटरोगेटिव बनेगा। नरेशन की तरह नहीं होता कि नरेशन में इंटरोगेटिव सेंटेंस जब आता है तो उसका डायरेक्ट से जब हम इनडायरेक्ट बनाते हैं तो इनडायरेक्ट हमेशा असर्टिव बनता है। इंटरोगेटिव सेंटेंस का इनडायरेक्ट असर्टिव बनता है, ठीक है। उस बात के पीछे रीजन होता है सबऑर्डिनेट क्लोज के होने का। चलो खैर, वो अलग बात हो गई, लेकिन मैं इसकी बात करता हूं। अगर मैं इसकी बात करूं तो यहां आपको ध्यान रखना है कि मेन वर्ब को बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में चेंज करना है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना। हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले रखी है तो पहले ही रखी, रहने तो छेड़ने की जरूरत नहीं, क्योंकि वाक्य कैसा है, प्रश्नवाचक है। WH वर्ड दे रखा है, ऐसा कैसी रख दो, कोई दिक्कत नहीं है, बशर्ते WH वर्ड जो है वो हु या हुम ना हो, बस इतना ध्यान रखना है। क्योंकि उसमें थोड़ा चेंज तुम्हें करना पड़ता है, वॉट या विच ना हो, वहां तुम्हें थोड़ा सा चेंज करना पड़ता है। कहने का मतलब है WH वर्ड सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट का काम ना कर रहा हो, वहां तुम्हें सोचना पड़ेगा थोड़ा सा। और सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट का काम कौन से WH वर्ड करते हैं, चार ही वर्ड तुम्हें ऐसे मिलेंगे, हु, हुम, विच और वॉट। हु, हुम, विच और वॉट, ये हम देख लेंगे आगे, टेंशन ना लो। तो कुल मिला के इस तरीके से आप इंटरोगेटिव सेंटेंस का एक्टिव से क्या बनाएंगे, पैसिव बनाएंगे। अब मैं आपसे बात करूं कि एक्टिव से पैसिव बनेगा, तो फिर थोड़ा सा देखना भी तो पड़ेगा ना, कि एग्जाम्पल तो देखने पड़ेंगे। मैं आपके सामने चार एग्जाम्पल लेके आया हूं, आपके सामने चार के चार एग्जाम्पल हैं। जरा एक बार एक्टिव से क्या बना दो, पैसिव बना दो। मुझे लगता नहीं मुश्किल काम है, बताओ भाई। अब यहां पे तुम्हें बात काम आएगी। मैंने आपको याद होगा पहली दूसरी स्लाइड में ही, फर्स्ट क्लास की पहली दूसरी स्लाइड में एक बात बताई थी कि पैसिव वॉइस में डू डज का प्रयोग नहीं होता। जैसे यहाँ डू डज आ गया है तो ये काम आ जाएगा यहाँ। चलो खैर, डायरेक्ट से क्या बनाते हैं, सॉरी एक्टिव से क्या बनाते हैं, पैसिव बनाते हैं। कोई मुश्किल काम नहीं है, मैं आपसे कहूँ एक बार जरा शुरू करते हैं। हैव यू सोल्ड द कार, क्या तुमने गाड़ी बेच दी है। तो मैंने आपसे कहा शुरू वाली जो हेल्पिंग वर्ब है उसको ऐसे कैसे रखो, चेंज करने की जरूरत नहीं है। यू सब्जेक्ट है, सोल्ड आपकी मेन वर्ब है, मुझे मेन वर्ब से ही काम होता है। द कार उसका क्या है, ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट को क्या बनाएंगे, सब्जेक्ट बनाएंगे, तो हमारा सब्जेक्ट हो गया द कार। यू के हिसाब से हैव आया था, लेकिन द कार के हिसाब से क्या आएगा, हैज आएगा। बस इतना ही करना है, हैज द कार। सोल्ड वर्ब की कौन सी फॉर्म है साहब, थर्ड फॉर्म है। तो थर्ड फॉर्म के बदले क्या आता है, बीन आता है। तो बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म बीन सोल्ड। सोल्ड का चेंज किस में हो गया, बीन सोल्ड में हो गया। इतना ध्यान रखना, और कुछ नहीं कहा तुमने। और यू सब्जेक्ट है तो बाय लगा के जो है उसको ऑब्जेक्ट बना दो, बाय यू। यू का सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव सेम होता है। डायरेक्ट से क्या बन गया साहब, सॉरी एक्टिव से क्या बन गया साहब, पैसिव बन गया। ठीक है, नेक्स्ट आओ। डज इट मेक एनी डिफरेंस, आ जाओ। इट हो गया सब्जेक्ट, मेक हो गई वर्ब, एनी डिफरेंस हो गया उसका ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाओ, एनी डिफरेंस। ठीक है। अब इट के हिसाब से डज आया था, और एनी डिफरेंस भी सिंगुलर है तो इसके हिसाब से भी क्या आ जाएगा, बोले सर डज आ जाएगा। लेकिन ध्यान रखना, असर्टिव सेंटेंस इसमें जो है पैसिव वॉइस में डू एडस का प्रयोग नहीं करते। डू एडस के बदले इजमार का प्रयोग होता है, डिड के बदले वाज वर का प्रयोग होता है। क्योंकि एक चीज है ना, आपने मेक लगाया, मेक वर्ब की कौन सी फॉर्म है, बोले सर फर्स्ट फॉर्म है। फर्स्ट फॉर्म के बदले कौन सी फॉर्म आएगी, बोले सर थर्ड फॉर्म। मेक का क्या हो जाएगा, मेड हो जाएगा। ये हो गई वर्ब की थर्ड फॉर्म। लेकिन ये जो फर्स्ट फॉर्म है इसके बदले कोई फर्स्ट फॉर्म भी तो रखनी पड़ेगी। जब हम पैसिव बनाते हैं तो जो वर्ब होती है उसको थर्ड फॉर्म में चेंज करते हैं, फर्स्ट फॉर्म को चेंज करेंगे थर्ड फॉर्म में, और उसके जैसी एक वर्ब रख देंगे। तो फर्स्ट फॉर्म के बदले कुछ रखना पड़ेगा, बोले सर रखना पड़ेगा। तो फर्स्ट फॉर्म के बदले क्या रखते हैं, इजमार रखते हैं। तो डू डस का प्रयोग जो है पैसिव वॉइस में नहीं होता। जैसे डू डज आया है तो इसके बदले इजमार आ जाएगा। डिफरेंस सिंगुलर है तो आप कहेंगे क्या, इज एनी डिफरेंस मेड, इज एनी डिफरेंस मेड। इट सब्जेक्ट आप कहेंगे बाय इट। आपका क्या बन गया, एक्टिव से पैसिव बन गया, एक्टिव से पैसिव बन गया। बहुत बढ़िया। तो डू डस का प्रयोग, अच्छा कई बार ऑप्शन में आता है तो तुम्हें एलिमिनेट करने में टाइम नहीं लगना चाहिए। और पैसिव वॉइस की कोई स्ट्रक्चर दे रखी है और उसमें डू डस डिड का प्रयोग हुआ है, तीनों को देखते ही काट दो। पैसिव वॉइस में डू डस डिड का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में नहीं होता। मेन वर्ब के रूप में भले से आ जाए, हेल्पिंग वर्ब के रूप में नहीं आएगा कभी भी। आर यू डूइंग योर वर्क, क्या तुम अपना काम कर रहे हो। यू सब्जेक्ट है, डूइंग मेन वर्ब है, योर वर्क जो है वो ऑब्जेक्ट है। योर वर्क ऑब्जेक्ट है तो क्या बनेगा, सब्जेक्ट बनेगा। आप कहेंगे योर वर्क। अब यू के हिसाब से आ रहा है, लेकिन वर्क तो सिंगुलर है तो आप कहेंगे इज योर वर्क। डूइंग आईएनजी फॉर्म है तो आईएनजी फॉर्म के बदले क्या आएगा, बीइंग आएगा। इज योर वर्क बीइंग, डूइंग का हो जाएगा डन। इज योर वर्क बीइंग डन। यू सब्जेक्ट है, बनेगा बाय यू, ऑब्जेक्ट बन जाएगा। इज योर वर्क बीइंग डन बाय यू, इज योर वर्क बीइंग डन बाय यू। एक्टिव से क्या बन गया, पैसिव बन गया। शैल आई रिमूव इट, क्या मुझे इसको रिमूव कर देना चाहिए। देखो जरा,
अब मैंने आपको बताया मॉडल्स जो है सेम के सेम रहते हैं, आपको चेंज करने की जरूरत नहीं है। शेल ऐसा ऐसे, इट ऑब्जेक्ट है, इसको सब्जेक्ट बनाओ, शेल इट। मॉडल्स के साथ अपनी तरफ से क्या लगाते हैं, बी लगाते हैं, शेल इट बी। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है रिमूव, उसको चेंज कर दो थर्ड फॉर्म में, शेल इट बी रिमूव्ड बाय। आई सब्जेक्ट है, इसको ऑब्जेक्ट बनाओगे, क्या बनेगा, बाय मी। शेल इट बी रिमूव्ड बाय मी। आपका एक्टिव से क्या बन गया है, पैसिव बन गया है। ठीक है, मुझे लगता नहीं कोई समस्या होगी, किसी को कोई दिक्कत है तो बताओ भाई। चले आगे। ये मैंने आपको स्ट्रक्चर दे दी कुछ, ठीक है। 3 स्ट्रक्चर आपके सामने फिर से हैं, जरा एक बार बना के बताएंगे क्या। एक वाई से बना, एक वेन से बना, एक हैव से बना है, ठीक है। बताइएगा। हैव दे स्टॉलन समथिंग, क्या उन्होंने कुछ चुराया है। व्हेन डिड द व्हेन डिड द अनाउंस व्हेन डिड द अनाउंस द रिजल्ट्स, व्हेन डिड दे व्हेन डिड दे अनाउंस द रिजल्ट, व्हाई हैव यू केप्ट इट अ सीक्रेट। देखो वैसे तो क्वेश्चन अच्छा है, तीनों क्वेश्चन जो है आसान है और अच्छे भी हैं। और आसान भी है। 1 मिनट ले लो, मुश्किल से ज्यादा टाइम नहीं दूंगा, मुझे लगता है इतने में ही हो जाना चाहिए तुम्हारा जो भी तुम्हें आ रहा होना है। चले, देखो हैव दे स्टॉलन समथिंग, कुछ नहीं करना है, आसान सेंटेंस है। बस ये है कि मैंने तुम्हें मतलब अब चैप्टर हम पढ़ रहे हैं तो धीरे धीरे पढ़ रहे हैं। वैसे ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा कराने की आवश्यकता नहीं, एक बार कॉन्सेप्ट तुम्हें क्लियर हो गया, 1-2 क्वेश्चन करा के काम खत्म हो सकता है। लेकिन हाँ 2-4 क्वेश्चन कर लेते हैं तो मुझे लगता है एक बार पढ़ने के बाद दोबारा पढ़ने की जीवन में कभी वही जरूरत ना पड़े, इतना हम जो है मेहनत कर लेते हैं। चलो खैर, हैव दे स्टॉलन समथिंग, तो स्टॉलन आपकी मेन वर्ब है, समथिंग आपका क्या है, ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट को क्या बनाएंगे, सब्जेक्ट बनाएंगे, आपका समथिंग क्या बनेगा, सब्जेक्ट बनेगा। ठीक है साहब। दे सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब है, तो समथिंग हमारा ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट बना, तो इससे पहले भी हेल्पिंग वर्ब आएगी। दे के साथ हैव आया, समथिंग के साथ क्या आएगा, हैज आएगा। हैज समथिंग स्टोलन वर्ब की थर्ड फॉर्म है, इसका चेंज किस में करोगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म के बदले आएगा बीन और स्टोलन। ठीक है, बीन स्टोलन बाय देम, हैज समथिंग बीन स्टोलन बाय देम, ये आपका जो है एक्टिव से पैसिव बन गया। नेक्स्ट देखो, व्हाई डिड दे अनाउंस द रिजल्ट, द रिजल्ट आपका क्या है, ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट बनेगा। अच्छा वाई डिड नहीं, वेन डिड है, वेन डिड दे अनाउंस द रिजल्ट, तो वेन को ऐसे कैसे रखो, डब्ल्यू एच वर्ड है साहब। ठीक है, यहाँ पे कोई हेल्पिंग वर्ब आएगी, ये आपका क्या है, सब्जेक्ट है, ये आपका क्या है, ऑब्जेक्ट है ना। इस ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाओगे तो आप कहोगे वेन द रिजल्ट। आप अब आप सोच रहे हैं मैं स्पेस क्यों छोड़ देता हूं, मैं स्पेस इसलिए छोड़ देता हूं, या आपको हमेशा ये चीज ध्यान रखनी पड़ेगी कि जब आप ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाते हैं, ऑब्जेक्ट को जैसी सब्जेक्ट बनाओगे तो ध्यान रखना पड़ेगा, दे के हिसाब से आपने डिड लगाया है, ये मान लेते हैं डू डज होता तो दे के हिसाब से क्या आता, डू आता, लेकिन रिजल्ट अकेला है तो रिजल्ट के हिसाब से यहाँ पे क्या आएगा, बोले जी डज आएगा। तो इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है कि कई बार जब सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट चेंज होते हैं तो सिंगुलर प्लूरल भी बदलता है। यही कारण है, जैसे मैंने दे के साथ यहाँ पे हैव लिखा, दे के साथ क्या लिखा, हैव लिखा, लेकिन जैसे ही मैंने समथिंग आगे लिखा तो समथिंग के साथ क्या आएगा, हैज आएगा। इसलिए मैं पहले ऑब्जेक्ट को बदलता हूँ, बाद में स्पेस जो छोड़ा होता है उसको भर देता हूँ। अगर मैंने रिजल्ट रखा तो रिजल्ट के हिसाब से क्या आएगा, बोले सर डिड आया, लेकिन एक चीज़ तो मैंने सिखाई है कि डू डस डिड का प्रयोग कभी भी पैसिव वॉइस में नहीं किया जाता। डू डस डिड के बदले इज एम आर वाज वर आता है, डू डस के बदले इज एम आर आता है, डिड के बदले वाज वर आता है। बहुत बढ़िया। अच्छा रिजल्ट आया है, रिजल्ट का मतलब है जो है सिंगुलर की बात कर रहे हो, सिंगुलर की बात कर रहे हो तो डिड के बदले किसका प्रयोग करोगे, वॉज का, व्हेन वॉज द रिजल्ट। दूसरी बात है अनाउंस आपकी वर्ब है, और अनाउंस का जो है आप किसका यूज करोगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, पैसिव वॉइस में थर्ड फॉर्म बनाते हैं तो अनाउंस का क्या कह दोगे, अनाउंस कह दोगे। ठीक है, व्हेन वॉज द रिजल्ट अनाउंस्ड बाय, सब्जेक्ट कौन है, दे, तो आप कहेंगे बाय देम। क्या बन गया है,
एक्टिव से पैसिव बन गया है, ठीक है। याद रखना डिड के बदले वॉज का प्रयोग करेंगे, क्यों? क्योंकि डिड वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है और वाज वर्ब भी वर्ब की कौन सी फॉर्म होती है? सेकंड फॉर्म होती है। डिड के बदले वॉज वर्ब रखते हैं और डू डज के बदले इज एम आर रखते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये बी की फॉर्म्स होती हैं और हमें बी प्लस वर्ब की कौन सी फॉर्म? थर्ड फॉर्म ही तो रखना होता है, बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये बी है, थर्ड फॉर्म है, बस। नेक्स्ट आओ, वाई हैव यू केप्ट इट अ सीक्रेट, तुमने इस बात को सीक्रेट क्यों रखा है? वाई हैव यू केप्ट इट अ सीक्रेट। चलो साहब, डब्ल्यू एच वर्ड है, ऐसे का ऐसी रख दो, वाई का वाई, सब्जेक्ट यहाँ पे यू है और केप्ट इट अ सीक्रेट, अच्छा ठीक है, इट हमारा ऑब्जेक्ट है और आ सीक्रेट जो है वो ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। सीक्रेट को ऑब्जेक्ट मत मानना। वाई हैव यू केप्ट इट, तुमने इसको क्यों रखा है? इसको क्या रखा है? सीक्रेट रखा है, तो इट इट आ सीक्रेट, इस बात को सीक्रेट क्यों रखा है? तो बेसिकली इट की जो है एडिशनल इंफॉर्मेशन कौन दे रहा है? सीक्रेट दे रहा है। तो इट के बारे में जानकारी है, तो ये ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। अच्छा ठीक है, ऑब्जेक्ट इसको उठा लो, वाई इट, अब यहां पे यू के हिसाब से है वाई था, लेकिन इट के हिसाब से क्या आएगा साहब? हैज आएगा। वाई हैज इट कैप्ट, अब हैज हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, लेकिन थर्ड फॉर्म के बदले क्या लगाते हैं? बीन लगाते हैं, तो आप कैप्ट के बदले क्या लिखेंगे? बीन कैप्ट, है ना। मैं आपसे पूछूं कैप्ट के बदले क्या आएगा? आएगा कैप्ट के बदले आएगा बीन कैप्ट। वाई हैज इट बीन कैप्ट व्हाट? आ सीक्रेट। अब इसको यहां रख दो, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट को ऐसे कैसे टिका दो? आ सीक्रेट, सब्जेक्ट यू है तो आप कहेंगे बाय यू, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना दोगे, आप कहोगे बाय यू। एक्टिव से क्या बन गया है? पैसिव बन गया है। मुझे लगता है बात समझ में आ गई होगी। वैसे तो मैं बहुत साफ लिख रहा हूँ आजकल, तो तुम्हें दिख रहा होगा। गंदा हो जाता है लिखते लिखते। चलो खैर, इसमें एक एंटर और डालना था, लेकिन थोड़ा सेंटेंस जो है ऊपर चिपक गया है। लर्न इंग्लिश विद निर्भय से एडजस्ट कर लेना गाइस। हु sang दैट सॉन्ग? हु sang दैट सॉन्ग? sang वर्ब की सेकंड फॉर्म है, दैट सॉन्ग आपका ऑब्जेक्ट है। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जब जब हु कहीं आता है तो वो सब्जेक्ट ही बनता है, हु कुछ और नहीं बनेगा। कहीं भी हुम आता है तो वो ऑब्जेक्ट बनता है, कहीं भी हु आता है तो वो क्या बनता है? सब्जेक्ट बनता है। ये इन दोनों के अलावा कुछ नहीं बन सकते। हुम कहीं भी आएगा ऑब्जेक्ट बनेगा, हु कहीं भी आया सब्जेक्ट बनेगा, ठीक है। बहुत बढ़िया। मैं चाहता हूँ कि तुम एक जो है 1-2 सेकंड का टाइम ले लो। अच्छा, हुम ऑब्जेक्ट है, मैं तुम्हारे लिए थोड़ी सी जो है क्लियर कर देता हूँ चीज़ें, बनाना तुम्हें ही है, क्योंकि इनमें गलतियाँ होती हैं। तीनों सेंटेंस में बहुत ज़रूरी है। यू आपका सब्जेक्ट है, ये हमारी हेल्पिंग वर्ब, टीचिंग हमारी कौन सी वर्ब? मेन वर्ब, ठीक है। हु सब्जेक्ट है, इज हमारी हेल्पिंग वर्ब है, ड्राइविंग हमारी मेन वर्ब है और द कार उसका क्या है? ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो मैंने सारा जो है तुम्हारे सामने लिख दिया है। मुझे लगता है अब दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एक सेकंड लेके बना लो, क्योंकि मुझे लगता है तुम बनाओगे तो बेहतर रहेगा। मैं तो बनवा ही दूंगा, कोई समस्या नहीं है, ठीक है। देखो भाई, अगर आपको नहीं पता है तो तुम्हें एक बात पता होनी चाहिए, जो हु होता है और जो हुम होता है। हु जो है वो सब्जेक्ट का काम करता है, हुम जो है वो ऑब्जेक्ट का काम करता है। और ये दोनों के दोनों किसके लिए यूज होते हैं? लिविंग जो है नाउन्स के लिए यूज होते हैं, समझे। किसी व्यक्ति की बात करनी, किसी लिविंग जो है ह्यूमन की बात करनी है किसी, तो लिविंग नाउन के लिए हम हु या हुम का प्रयोग करते हैं। हु सब्जेक्ट बनता है, हुम ऑब्जेक्ट बनता है, ठीक है। हु sang दिस सॉन्ग, अब बात यह है कि हु जो बन गया वो सब्जेक्ट बन गया। हु जो है वो क्या बना है? सब्जेक्ट बना है। मैं आपको इसका एक्टिव से क्या बनाना है? बोले सर पैसिव बनाना है। जब आप पैसिव बनाने निकलेंगे बच्चे, तो हु sang दिस सॉन्ग में एक्टिव से जब पैसिव बनाएंगे तो हु तो सब्जेक्ट है, बिल्कुल सही बात है। सब्जेक्ट है तो इसका ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। अच्छा, ऑब्जेक्ट कौन होता है? हु सब्जेक्टिव केस होता है। और हु का ऑब्जेक्टिव केस कौन होता है? ऑब्जेक्टिव केस हुम होता है। अगर हुम होता है तो हु का चेंज किस में कर दिया? हुम में कर दिया। हु का चेंज किस में कर दिया? हुम में कर दिया। एक सेकंड रुकना, समझे। तो हु का चेंज किस में कर दिया साहब? हु का चेंज कर दिया हुम में, दिख रहा है ना। हाँ, बहुत सही। हु का चेंज करा हमने हुम में, एक बात हो गई। दूसरी बात क्या हुई साहब? एक चीज तुम्हें और दिमाग में आनी चाहिए, जैसे वर्ब की सेकंड फॉर्म है, वर्ब की कौन सी फॉर्म है? सेकंड फॉर्म है। वर्ब की सेकंड फॉर्म का चेंज क्या करते हैं? वाज वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, वाज वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो हुम वाज दैट सॉन्ग संग। देखो, तुमने क्या करा, तुमने सब्जेक्ट को क्या बनाया? ऑब्जेक्ट बनाया। सब्जेक्ट को क्या बनाया तुमने? ऑब्जेक्ट बनाया। हुम क्या काम कर रहा है इस टाइम? ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। वैसे जीरो लिखा हुआ अजीब लग रहा है। सब्जेक्ट का तुमने क्या बनाया? सब्जेक्ट का तुमने ऑब्जेक्ट बनाया।
एक समस्या और है, एक समस्या ये है कि ये जो ऑब्जेक्ट है दिस सॉन्ग, ये क्या बनेगा, बोले सर सब्जेक्ट बनेगा। जैसे ये सब्जेक्ट बना, जैसे ये क्या बना, सब्जेक्ट बना, आपको पता है वर्ब की सेकंड फॉर्म चेंज होगी, वाज वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में। हमें पता है जब जब सेंटेंस को इंटरोगेटिव बनाते हैं तो सेंटेंस को इंटरोगेटिव बनाने के लिए उससे पहले हेल्पिंग वर्ब रखते हैं, तो ये हमारी हेल्पिंग वर्ब आ गई, और बाद में क्या रखते हैं, मेन वर्ब रखते हैं, जो कि वर्ब की कौन सी फॉर्म होती है, थर्ड फॉर्म। तो मैंने सैंग का चेंज कर दिया वॉज संग में, तो वॉज संग, वॉज संग। बोले सर दिस सॉन्ग के हिसाब से क्या आ गया, मैंने कहा वाज आ गया। अच्छा एक चीज और है, बोले भैया बाय तो आया ही नहीं कि भैया बाय तो आया ही नहीं, बाय आना तो चाहिए, लेकिन समस्या ये है कि हम बाय जो है ऑब्जेक्ट कहाँ रखते हैं, हम यहाँ रखते हैं लास्ट में ऑब्जेक्ट, बाय ऐसा रखते हैं, बाय राम, बाय श्याम, बाय सीता, बाय गीता ऐसे लिखते हैं। लेकिन अब की बार ये हु वाले सेंटेंस में समस्या ये आती है, या हुम वाले सेंटेंस में समस्या ये आती है कि ये आपस में ही सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट खेलते रहते हैं। जैसे हुम है, हुम क्या है, ऑब्जेक्ट है, लेकिन ऑब्जेक्ट कहाँ लिखा जाता है, बोले सर बाद में बाई लगा के ऑब्जेक्ट लिखते हैं। लेकिन हुम ऑब्जेक्ट जो है, ऑब्जेक्ट होने के साथ साथ WH वर्ड भी है। अगर कोई चीज केवल ऑब्जेक्ट है तो वो लास्ट में आएगी, बाय राम, बाय श्याम, बाय सीता, बाय गीता, बाय हिम, बाय हर, बाय यू, वो लास्ट में आएगा। लेकिन हुम ऑब्जेक्ट के साथ साथ WH वर्ड भी है, तो ऑब्जेक्ट के साथ साथ इसके पास एक रेस्पॉन्सिबिलिटी और है WH वर्ड होने की। अगर ये WH वर्ड है तो WH वर्ड ऑब्जेक्ट है, लेकिन वो सेंटेंस के कहां आएगा, शुरुआत में आएगा। तुम चाहकर भी इस WH वर्ड को कहां नहीं रख सकते, लास्ट में नहीं रख सकते। क्यों? क्योंकि WH वर्ड जो है, प्रश्नवाचक शब्द जो है, वो सेंटेंस के कहां रखे जाते हैं, स्टार्टिंग में ही रखे जाते हैं। तो तुम चाहकर भी वॉज दैट सॉन्ग संग बाय हुम नहीं लिख सकते, तुम इसको बाय लगा के लास्ट में ऐड नहीं कर सकते। अगर नहीं कर सकते, बोले सर फिर बाय लगाना तो पड़ेगा, मैंने कहा बिल्कुल लगाना पड़ेगा, डूअर तो बताना पड़ेगा ना। अगर डूअर बताना पड़ेगा तो डूअर बताने के लिए किसका प्रयोग करोगे, बोले सर बाय का। तो बोले सर कहां लगा लें बाय, बाय लगा लो शुरू में, बाय हुम वॉज दैट सॉन्ग संग, लास्ट में आ गया क्वेश्चन मार्क। ये आपका एक्टिव से क्या बन गया, पैसिव बन गया। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे बोले भैया ऐसा भी तो कर सकते हैं कि बाय हुम का जो है हम प्रयोग कर लें, या हु का प्रयोग करके बाय का प्रयोग कर लें, ये भी ठीक है। एक तरीका ये भी होता है जो है सेंटेंस को बनाने का, मैं बता देता हूं, जरा ध्यान से देखो। आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, बाय हुम की जगह आप लिख सकते हैं इसको, हु वॉज दैट सॉन्ग, हु वॉज दैट सॉन्ग संग बाय। आप चाहो तो बाय को लास्ट में लिख सकते हो, बाय को कहां लिख सकते हो, लास्ट में। जब बाय को लास्ट में लिखोगे तो हु क्या ही आएगा, फिर ये हुम नहीं आएगा, फिर ये क्या ही आएगा, हु ही आएगा, हु वॉज दैट सॉन्ग संग बाय। ठीक है, इस तरीके से भी लिख सकते हो, चाहो तो ये तरीका भी तुम अपना सकते हो, कोई समस्या नहीं है। बात दोनों में एक ही है, चाहे तो बाय हुम लिखो या फिर हु के साथ बाय लिखो, बाय हुम लिखो या फिर हु के साथ क्या लिखो, बाय लिखो, ध्यान रखना। नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट देखो, हुम आर यू टीचिंग। मैं तुमसे पूछूं कि तुम किसको पढ़ा रहे हो, तो मैं कहूं कि मैं सुपर टेट वाले बच्चों को पढ़ा रहा हूं, या मैं स्टेनोस को पढ़ा रहा हूं। ठीक है, चलो खैर, हुम आर यू टीचिंग। अब मैं तुमसे कहूं कि हुम आर यू टीचिंग को थोड़ा सा ठीक करा जाए साहब, कैसे ठीक करेंगे, मतलब पैसिव बनाया जाए। पैसिव बनाने के लिए क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को क्या बनाएंगे, सब्जेक्ट बनाएंगे। हुम का क्या हो जाएगा, हु आ जाएगा, हुम का क्या हो जाएगा, हु हो जाएगा। ऑब्जेक्ट से क्या बनाएंगे, सब्जेक्ट। हुम ऑब्जेक्टिव केस होता है, हु सब्जेक्टिव केस होता है। हु आर यू टीचिंग। अब देखो, अब सब्जेक्ट आ गया, मैं आपसे कहूं अब इसके बाद क्या रखोगे, वर्ब रखोगे। सब्जेक्ट के बाद क्या आती है, वर्ब आती है। वर्ब कौन है, आर टीचिंग। मैं अभी बना नहीं रहा हूं, मैं तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूं। आर टीचिंग, आर हेल्पिंग वर्ब है, टीचिंग मेन वर्ब है। समस्या पता है क्या है हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के साथ, हमें पता है कि जब जब सेंटेंस प्रश्नवाचक होता है, इंटरोगेटिव होता है, तो हेल्पिंग वर्ब को WH वर्ड से कहां रखते हैं, पहले रखते हैं। इसका मतलब इस आर का प्रयोग यहां नहीं होना चाहिए, इस आर का प्रयोग यहां होना चाहिए, या इसका प्रयोग यहां होना चाहिए, हु से पहले। समझे? प्रश्नवाचक सेंटेंस में, प्रश्नवाचक वाक्य में, इंटरोगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब आती है, जैसा कि हम करते आ रहे हैं। ऐसे बहुत सारे सेंटेंस तुमने पीछे देखे होंगे जहां तुमने सब्जेक्ट का प्रयोग जो है हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग सब्जेक्ट से पहले किया होगा। देख लो, हैव दे स्टोलन, दे से पहले क्या आया, हैव आया, सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया गया। ऐसे ही हम सेंटेंस बनाते हैं, लेकिन इस सेंटेंस में ऐसा पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है पॉसिबल? क्योंकि WH वर्ड ही खुद से क्या है, सब्जेक्ट है। WH वर्ड ही क्या है, खुद से सब्जेक्ट है। अमूमन इंटरोगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब रखी जाती है, लेकिन जब सब्जेक्ट ही WH वर्ड हो जब सब्जेक्ट ही WH वर्ड हो, तब ऐसी सिचुएशन में उस सब्जेक्ट से पहले किसी प्रकार की कोई हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं किया जाता। ऐसी सिचुएशन में हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के कहाँ ही आती है, बाद में ही आती है। मैं पूछूं ऐसा क्या रीजन है साहब? अरे यहाँ पे एक नियम कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है दूसरे को। एक नियम ये होता है कि WH वर्ड सेंटेंस के स्टार्टिंग में आएगा, तो सेंटेंस के स्टार्टिंग में आया है। दूसरा नियम होता है कि हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग सब्जेक्ट से कहां रखते हैं, पहले करते हैं, जब वाक्य कैसा हो, प्रश्नवाचक हो, इंटरोगेटिव हो। अगर सेंटेंस इंटरोगेटिव है और हेल्पिंग वर्ब को यहां रख दोगे शुरू में, तो इससे दिक्कत ये हो जाएगी, WH वर्ड पहले नंबर पर आके कौन से नंबर पर आ जाएगा, दूसरे नंबर पर। लेकिन WH वर्ड को सेंटेंस के कहीं रखते हैं, शुरुआत में रखते हैं, और शुरुआत में रखते हैं तो इस हु को कहीं रखा जाएगा, शुरू में रखा जाएगा। यही कारण है कि जो हेल्पिंग वर्ब होती है, जब जब हु सब्जेक्ट बनता है, तो हु के सब्जेक्ट बनने वाली सिचुएशन में हेल्पिंग वर्ब हमेशा हु के कहां रखी जाती है, बाद में।
है, और मेन वर्ब तो बाद में रखी ही जाती है, क्योंकि मेन वर्ब तो हर एक सेंटेंस में ही सब्जेक्ट के बाद रखी जाती है। अगर मैं कहूं हु आर यू टीचिंग, तो आप कहेंगे हु, अब हु के साथ आर नहीं आएगा, इज आएगा। हु इज, क्योंकि हु जो है डब्ल्यू एच वर्ड जो है, इनका अपना कोई नंबर नहीं होता। मैं आपसे कहूं डब्ल्यू एच वर्ड का कोई जेंडर होता है, डब्ल्यू एच वर्ड का कोई नंबर होता है, नहीं। हु कह रहा हूं, हुम कह रहा हूं, इन शब्दों का, डब्ल्यू एच वर्ड्स का, ये इनका अपना कोई नंबर नहीं होता। ये जिसके साथ आता है उसके तरह प्रयोग होते हैं, या अगर ये अकेले आए हैं, जैसे यहाँ पे हु अकेला आया, किसी के लिए नहीं आया। मैं कहता हूँ हुम आर यू टीचिंग, तुम किसको पढ़ा रहे हो सकता है एक व्यक्ति को पढ़ा रहा हूँ, हो सकता है एक से ज्यादा को पढ़ा रहा हूँ। अगर क्लियर नहीं है तो इनको सिंगुलर मानो। जब तुम्हें क्लियर नहीं है कि हु या हुम किसके लिए आया है, हु या हुम 10 लोगों के लिए आया तो प्लूरल है, हु या हुम सिंगुलर के लिए आया तो एक व्यक्ति के लिए आया तो सिंगुलर है। लेकिन हमें जब क्लियर ही नहीं है तो हम उसको सिंगुलर मानेंगे। तो हु हमारा सब्जेक्ट है, तो हु के साथ मैंने क्या किसका प्रयोग किया, सब्जेक्ट के हिसाब से वर्ब आई इज, हु के साथ मैंने इज लगाया, समझे, हु के साथ इज लगाया। क्यों? क्योंकि मुझे पता नहीं है बात किसकी हो रही है। हु मतलब कौन, पता नहीं कौन, नहीं पता मतलब सिंगुलर है, तो आप कहेंगे हु इज। आगे आईएनजी फॉर्म आई है मेन वर्ब के रूप में, हमारा काम आईएनजी फॉर्म के साथ ही पोस्टमार्टम होता है। आईएनजी फॉर्म आई है तो बीइंग लगाएंगे। हु इज बीइंग, टीच का हो जाएगा टॉट, हु इज बीइंग टॉट, यू सब्जेक्ट है, आप कहेंगे बाय यू। हु इज बीइंग टॉट बाय यू, एक्टिव से क्या बन गया है साहब, पैसिव बन गया है। हु इज बीइंग टॉट बाय यू एक्टिव से क्या बन गया है, पैसिव बन गया है। नेक्स्ट देखो, हु इज ड्राइविंग द कार, कार कौन ड्राइव कर रहा है, हु सब्जेक्ट है, इसका ऑब्जेक्ट बनाओगे बाय हुम, सब्जेक्ट का क्या बन गया, ऑब्जेक्ट बन गया। मैंने कहा हु सब्जेक्ट होता है, बाय हुम बनाते हैं, उसका ऑब्जेक्ट बनाते हैं, हु का ऑब्जेक्ट होता है हुम, और साथ में क्या भी लगाते हैं, बाय भी लगाते हैं। क्यों लगाते हैं, क्योंकि डूअर दिखाना होता है। तो बाय हुम लिख लो, मैंने सीधे ही बाय हुम लिख दिया। चाहो तो तुम इस तरीके से कर सकते हो, तुम्हारी मर्जी है। हु का मैंने कहा बाय हुम। अच्छा ठीक है, बोले सर ऑब्जेक्ट क्या था, द कार था, तो इस द कार को क्या बना दूं, सब्जेक्ट बना दूं। बाय हुम द कार, यहां पे इज आया है, हु के साथ इज आया था, द कार भी सिंगुलर है तो इसके साथ भी इज आएगा। ये मेरा ऑब्जेक्ट हो गया, अब द कार मेरा क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। बाय हुम इज द कार, ड्राइविंग आईएनजी फॉर्म है, अगर आईएनजी फॉर्म है तो आईएनजी फॉर्म के बदले क्या आएगा, बोले सर बीइंग आएगा। बाय हुम इज द कार बीइंग ड्राइवन, वर्ब की कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म, बाय हुम इज द कार बीइंग ड्राइवन। और जो है, हालांकि ऑब्जेक्ट तो शुरू में आ ही गया, तो बाई लगा के कुछ लिखने की आवश्यकता है नहीं। आपका क्या बन गया है, एक्टिव से पैसिव बन गया। ये 3 सेंटेंस मैंने एक्टिव से क्या बनाए, पैसिव बनाए। मुझे लगता है बात क्लियर हुई होगी। और चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, हु इज द कार बीइंग ड्राइवन बाय, हु इज द कार बीइंग ड्राइवन बाय। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ। ओहो, ये तो एक्स्ट्रा स्पेस हो गया। हु टोल्ड यू द स्टोरी, भाई साहब इस सेंटेंस के 4 पैसिव वॉइस बन सकते हैं कायदे से। हु टोल्ड यू द स्टोरी के 4 पैसिव वॉइस बन सकते हैं। इस सेंटेंस के 4 पैसिव वॉइस बन सकते हैं। मैंने शुरू में सोचा था कि 4 जो इतनी सारी जगह छोड़ी गई है वो हो सकता है गलती से छोड़ दी गई हो। फिर जब मैंने सेंटेंस ध्यान से देखा कि 2 ऑब्जेक्ट हैं, इसलिए मुझे समझ में आया कि जगह जो है सही छोड़ी गई थी, बिल्कुल सोच समझ के। ऑब्जेक्ट 1, ऑब्जेक्ट 2। हु टोल्ड यू दिस स्टोरी, अरे टोल्ड डाई ट्रांजिटिव वर्ब होती है। तुम्हें ये स्टोरी किसने बताई, इसका पैसिव वॉइस बनाने के लिए कहा है। अब वही बात है, मैंने आपको इससे पहले सिखा दिया। असर्टिव सेंटेंस में हम पढ़ के आए हैं कि जब 2 ऑब्जेक्ट होते हैं, कैसे ऑब्जेक्ट होते हैं, जब 2 ऑब्जेक्ट्स होते हैं तो दोनों ऑब्जेक्ट से आप एक्टिव से पैसिव बना सकते हैं, दोनों ऑब्जेक्ट से आप एक्टिव से पैसिव बनाते हैं। मैंने ये भी बताया था कि नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट से बना हुआ पैसिव ज्यादा बेहतर माना जाता है। अगर दोनों में से चुनने के लिए कहा जाए, जब नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाओगे तो इस वाले पैसिव को ज्यादा बेहतर मानेंगे, बस इतना फर्क है और कुछ नहीं। हालांकि है दोनों सही, और 99.99% इस बात की संभावना है कि दोनों में से एक ही आपके ऑप्शन में आएगा। यहां 2 की जगह 4 इसलिए बन जाएंगे क्योंकि हु से बना है। हु से जो है जब बनते हैं तो बाय हुम कर देते हैं, हु बाय कर देते हैं, तो एक सेंटेंस के 2 बनते हैं। यहाँ 2 ऑब्जेक्ट हैं, दोनों से बनाओगे तो 4 बन जाएंगे। कुछ बच्चों को हो रहा होगा, लग रहा होगा समझ में नहीं आ रही मैं क्या कह रहा हूँ, अब बताऊंगा तो समझ में आएगा। देखो, हु सब्जेक्ट है, हु सब्जेक्ट का जब तुम एक्टिव से पैसिव बनाओगे तो क्या बनेगा, बाय हुम। ठीक है, बाय हुम ऑब्जेक्ट हो गया। टोल्ड वर्ब की कौन सी फॉर्म है गाइस, सेकंड फॉर्म है। कौन सी फॉर्म है, सेकंड फॉर्म। और ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाऊंगा। मैंने इस ऑब्जेक्ट को यहां लिखा और ये क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। ठीक है, ऑब्जेक्ट को, ऑब्जेक्ट 1 को क्या बनाया, सब्जेक्ट बनाया, बाय हुम यू। टोल्ड सेकंड फॉर्म है, सेकंड फॉर्म के लिए क्या आएगा, बाय हुम वर यू टोल्ड। अरे सेकंड फॉर्म का चेंज क्या होता है, वाज वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में यू के साथ प्लूरल वर्ब आती है। बाय हुम वर यू टोल्ड, बाय हुम वर यू टोल्ड। जो सेकंड ऑब्जेक्ट होता है उसको ऐसा कैसे लिख देते हैं, दिस स्टोरी को ऐसे कैसे लिख दो, स्टोरी हो गया, दिस स्टोरी। ठीक है, ये मेरा ऑब्जेक्ट 2 है, इसको ऐसे कैसे रखा रहने दो। बाय हुम
वर यू टोल्ड दिस स्टोरी, और लास्ट में आ जाएगा क्वेश्चन मार्क। लास्ट में क्या आ जाएगा? क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। बन गया आपका सेंटेंस एक्टिव से पैसिव। हु का चेंज बाय हुम में करा, यू ऑब्जेक्ट था, इसको सब्जेक्ट बनाया, सब्जेक्ट से पहले किसका प्रयोग किया? हेल्पिंग वर्ब का। सब्जेक्ट के बाद किसका प्रयोग किया? मेन वर्ब का। जो एक्स्ट्रा वर्ड था उसको ऐसे कैसे रख दिया, दिस स्टोरी ऑब्जेक्ट है, नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट को जोड़ने के लिए कुछ रखने की जरूरत नहीं होती, उसको ऐसा कैसे रख देते हैं, बाय हुम वर यू टोल्ड दिस स्टोरी। इस तरीके से आपका क्या बनेगा? एक्टिव से पैसिव बनेगा। दूसरा देखो, चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, हु वर यू टोल्ड दिस स्टोरी बाय। तो ये भी बात ठीक है, बाय हुम लिख लो या फिर हु बाय लिख लो, दोनों बातें ही क्या है? सही है। अब एक चीज और ध्यान रखना, एक चीज और ध्यान रखना। क्या ध्यान रखोगे साहब? अब की बार मैं जो हूं, मैंने ये वाला जो सेंटेंस बनाया वो किससे बनाया? मैंने ये वाला सेंटेंस बनाया गाइस यू से। मैंने यू को सब्जेक्ट बनाया, ठीक है। अगला सेंटेंस मैं बनाना चाहता हूं दिस स्टोरी से। जरा आना कैसे बनेगा? हु का चेंज होगा बाय हुम में, ठीक है। यहाँ हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी, मेरा ऑब्जेक्ट है दिस स्टोरी, तो दिस स्टोरी को मैंने सब्जेक्ट बनाया, ठीक है। मैंने कहा बाय हुम दिस स्टोरी, अब सेकंड फॉर्म है तो दिस स्टोरी के साथ आ जाएगा वॉज। बाय हुम दिस स्टोरी, वॉज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म वॉज टोल्ड, है ना। वॉज वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। सेकंड फॉर्म का चेंज किस में करेंगे? वॉज वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। बाय हुम वॉज दिस स्टोरी टोल्ड। बोले सर यू रखा है, यू को रख दो। मैंने आपको बताया है, अगर आपको याद ना हो, कभी भी आप अगर नॉन लिविंग को क्या बनाते हैं, नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं, तो बाद में जो लिविंग ऑब्जेक्ट रखा होता है उसको जोड़ने के लिए बीच में क्या चाहिए होता है? टू चाहिए होता है। मैंने आपको बताया होगा, आपको अच्छे से ध्यान होना चाहिए। असर्टिव सेंटेंस में चर्चा करके आ चुका हूं। बाय हुम वॉज दिस स्टोरी टोल्ड टू यू, लास्ट में क्या आ गया? क्वेश्चन मार्क। ये आपका क्या बन गया? एक्टिव से पैसिव बन गया। बोले सर एक तरीका और हो सकता है, मैंने कहा हो सकता है। बाय हुम की जगह क्या लिख दो? हु लिख दो। हु वॉज दिस स्टोरी टोल्ड टू यू, और हु लिख रहे हो तो बाय फिर लास्ट में लिखोगे, ठीक है। ये एक तरीका हो गया। तो इस तरीके से चार प्रकार के आपके एक्टिव से क्या बन सकते हैं? पैसिव बन सकते हैं, इस सेम सेंटेंस के, ठीक है। चले आगे। व्हाट हैज सोहन डिस्टर्ब्ड, व्हाट हैज सोहन डिस्टर्ब्स, कि सोहन ने जो है क्या डिस्टर्ब किया है। अब देखो ये बढ़िया सेंटेंस है, और व्हाट हैज डिस्टर्ब्ड सोहन, व्हाट हैज डिस्टर्ब्ड सोहन, ये दोनों बहुत बढ़िया सेंटेंस है गाइस। मैं चाहता हूं 1 मिनट ले लो, मजा आ जाएगा। पता है यहां यहां समस्या किस बात की है? इससे पहले मैं तुम्हें सिखा चुका हूं, हु सब्जेक्टिव केस होता है और हुम ऑब्जेक्टिव केस होता है। इसमें कंफ्यूजन है ही नहीं, हु कहीं भी आएगा सब्जेक्ट बनेगा, हुम कहीं भी आएगा ऑब्जेक्ट बनेगा। लेकिन यहां पता क्या समस्या है? व्हाट जो है ना, व्हाट और विच जो होते हैं, कौन? एक होता है व्हाट, एक होता है विच। ये दोनों के दोनों सब्जेक्ट भी बन सकते हैं और ऑब्जेक्ट भी बन सकते हैं, दोनों बन सकते हैं साहब। और साथ में दोनों किसके लिए आते हैं? नॉन लिविंग के लिए। जैसे हु या हुम लिविंग के लिए आता है, ऐसे ही व्हाट और विच किसके लिए आता है? नॉन लिविंग के लिए आता है। और अच्छी बात यह है कि ये सब्जेक्ट भी बन सकते हैं, ऑब्जेक्ट भी बन सकते हैं। तो यहां कंफ्यूजन बढ़ जाता है। अब जैसे यहां पे व्हाट आया है, तुम्हें पहचानना पड़ेगा ये कि व्हाट सब्जेक्ट है या व्हाट ऑब्जेक्ट है। अगर तुम नहीं पहचान पाए तो समझ लो सेंटेंस गलत हो गया, या तुम बना ही नहीं पाओगे। तुम्हें पहचानना पड़ेगा कि व्हाट सब्जेक्ट है या व्हाट क्या है ऑब्जेक्ट है, व्हाट सब्जेक्ट है या क्या है व्हाट ऑब्जेक्ट है। एक मिनट का टाइम ले लो और जो है सेंटेंस बनाओ। क्या कर सकते हो? व्हाट हैज सोहन डिस्टर्ब और व्हाट हैज डिस्टर्ब सोहन में। बस बहुत हो गया टाइम। मुझे लगता है तुमने बना लिया होगा, इतना टाइम बहुत है बनाने के लिए, मतलब सोचना ही तो होता है। खैर चलो, व्हाट हैज सोहन डिस्टर्ब, कि सोहन ने क्या डिस्टर्ब किया है, जरा ध्यान से देखो। समस्या पता है क्या है? कि तुम्हें पहचानना है कि व्हाट सब्जेक्ट है व्हाट ऑब्जेक्ट है। कैसे पहचानोगे? जरा ध्यान से देखो। तुम्हारे पास सोहन लिखा है, सोहन से पहले हैज लिखा है, और सोहन के बाद डिस्टर्ब लिखा है। समझने के लिए इतना ही काफी है। अगर सोहन सब्जेक्ट है तो आपको पता है कि सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब आती है, आपको पता है सब्जेक्ट के बाद क्या आती है? मेन वर्ब आती है। तो तुम इस बात को देख के समझ सकते हो कि सोहन सब्जेक्ट है।
नहीं समझ पा रहे? अरे सब्जेक्ट से पहले जब सेंटेंस कैसा बनता है, प्रश्नवाचक बनता है, इंटरोगेटिव बनता है, तो ऐसी सिचुएशन में जो सब्जेक्ट होता है उससे पहले किसका प्रयोग करते हैं? बोले सर हेल्पिंग वर्ब का। सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब आती है। दोनों पहले नहीं आते, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों जो है पहले नहीं आते। सोहन जो है वो सब्जेक्ट है, इसी वजह से सोहन से पहले हेल्पिंग वर्ब आई और सोहन के बाद क्या आई? मेन वर्ब आई। अगर सोहन सब्जेक्ट है, इसका मतलब व्हाट क्या होगा? ऑब्जेक्ट होगा। व्हाट क्या होगा? ऑब्जेक्ट होगा। बोले सर अब इसका एक्टिव से पैसिव बना ले। मैंने कहा बना लो, अगर तुम पहचान पा रहे हो तो। सोहन सब्जेक्ट है, तभी उससे पहले केवल हेल्पिंग वर्ब आई है। अगर सोहन ऑब्जेक्ट होता, अगर सोहन क्या होता? ऑब्जेक्ट होता, तो सोहन से पहले, दोनों देखना जरा, दोनों वर्ब पहले ही लिखी हैं, सोच के देखो ना, नीचे वाले सेंटेंस में दोनों की दोनों वर्ब पहले ही लिखी हैं। सोहन लिखा है बाद में, मैंने कहा सोहन से पहले ही मेन वर्ब है, सोहन से पहले ही क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। और सेंटेंस कैसा है? प्रश्नवाचक वाक्य। बोले सर क्वेश्चन मार्क बना है। तो तुम्हें देख के ये बात समझनी नहीं चाहिए कि कभी भी अगर प्रश्नवाचक सेंटेंस है और अगर यहां पे सोहन मान लेते हैं एक मिनट के लिए सब्जेक्ट है, अगर सोहन सब्जेक्ट होता तो सोहन से पहले मेन वर्ब थोड़ी आ जाती। मेन वर्ब तो सब्जेक्ट के कहां आती है? बाद में। इसका मतलब ये बात क्लियर होती है कि यहां पे सोहन सब्जेक्ट नहीं है, सोहन यहां पे क्या है? ऑब्जेक्ट है। सोहन यहां पे क्या है? ऑब्जेक्ट है। सोहन यहां पे ऑब्जेक्ट है। अगर सोहन ऑब्जेक्ट है, इसका मतलब व्हाट क्या बनेगा? व्हाट बनेगा? सब्जेक्ट। हैज हो गई हेल्पिंग वर्ब, डिस्टर्ब हो गया कौन सी वर्ब? मेन वर्ब। मुझे लगता है बात समझ में आई होगी। अगर बात समझ में आ गई तो एक्टिव से पैसिव बना लो, तो आसान काम है। जरा देखो, मैंने कहा व्हाट ऑब्जेक्ट है, मैंने आपको बताया व्हाट सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों बनता है। तो अब की बार जब मैं नीचे व्हाट को लिखूंगा तो ये सब्जेक्ट का काम कर रहा होगा, ध्यान रखना, समझ रहे हो? अगर अब की बार मैं नीचे व्हाट को लिखूंगा तो अब की बार व्हाट ऑब्जेक्ट नहीं है, अब की बार व्हाट क्या है? सब्जेक्ट है, क्योंकि ऑब्जेक्ट किस में बदलता है? सब्जेक्ट में। लेकिन बोले सर दोनों सेम लग रहे हैं, लगने दो सेम, क्या फर्क पड़ता है? व्हाट ही सब्जेक्ट है, व्हाट ही क्या है? ऑब्जेक्ट है। व्हाट सब्जेक्टिव केस, व्हाट ही कौन सा केस? ऑब्जेक्टिव केस। व्हाट सब्जेक्ट, व्हाट ऑब्जेक्ट, व्हाट सब्जेक्ट, व्हाट ऑब्जेक्ट। बहुत बढ़िया। अब मैंने आपसे कहा व्हाट क्या है, यहाँ पे सब्जेक्ट है, और मैं आपको अभी सिखा के आया हूं हु वाले वाक्य में, मैं आपको अभी सिखा के आया हूं हु वाले सेंटेंस में कि जब जब हु वाला सेंटेंस होता है तो हेल्पिंग वर्ब हु से पहले नहीं जा सकती। क्यों नहीं जा सकती? क्योंकि हेल्पिंग वर्ब को अगर हु से पहले रख दोगे बच्चे तो समस्या ये आ जाएगी डब्ल्यू एच वर्ड से पहले कोई और शब्द रख दिया। लेकिन वाक्य की शुरुआत में डब्ल्यू एच वर्ड ही रखा जाता है, तो हु को सब्जेक्ट मानो और उसको शुरू में रखा रहने दो। वॉट, बोले सर हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब, वॉट सिंगुलर है तो आपने हैज कहा, वॉट हैज डिस्टर्ब थर्ड फॉर्म है तो आप कहेंगे बीन, बीन डिस्टर्ब्ड। वॉट हैज बीन डिस्टर्ब्ड, वॉट हैज बीन डिस्टर्ब। बोले सर सब्जेक्ट कौन है? सोहन। तो क्या लिख दो? सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना दो, बाय सोहन। अब मैं आपसे कहूं व्हाट हैज बीन डिस्टर्ब बाय सोहन, सोहन के द्वारा क्या डिस्टर्ब किया गया है? व्हाट हैज सोहन डिस्टर्ब या व्हाट हैज बीन डिस्टर्ब्ड बाय सोहन। एक्टिव से क्या बन गया? पैसिव बन गया। व्हाट सब्जेक्ट हो गया, हैज हेल्पिंग वर्ब, बीन हेल्पिंग वर्ब, डिस्टर्ब मेन वर्ब, बाय प्रपोजिशन उसका ऑब्जेक्ट कौन हो गया? सोहन हो गया। एक्टिव से क्या बन गया? पैसिव बन गया। पहचानने की बात है। अगर तुम इस सोहन को जो है ऑब्जेक्ट मान लेते या इस व्हाट को सब्जेक्ट मान लेते तो समस्या हो जाती। नेक्स्ट देखो, वॉट अकेला रखा है, हैज डिस्टर्ब दोनों पहले रखे हैं, इसका मतलब सोहन जो है वो ऑब्जेक्ट है, क्योंकि अगर सोहन सब्जेक्ट होता तो सोहन यहां रखा होता, सोहन के रखे जाने की जगह हैज के बाद थी, क्योंकि जब जब इस नाउन को सब्जेक्ट बनाओगे तो सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब, ऐसा होता है। लेकिन हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब दोनों पहले रखी है, इसका मतलब ये सब्जेक्ट है ही नहीं, ये क्या है? ऑब्जेक्ट है। अब जरा एक्टिव से पैसिव बना लो। वॉट यहां सब्जेक्ट है, मैंने कहा ऑब्जेक्ट बनाओ, वॉट को क्या लिखोगे? लिखेंगे तो वॉट को वॉट ही, ठीक है, शुरू में तो वॉट ही लिखा जाएगा। आपने कहा वॉट हो गया, ठीक है साहब। आपने कहा हैज डिस्टर्ब्ड सोहन, सोहन ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाओगे, व्हाट? सोहन। अब देखो, सोहन अगर सब्जेक्ट बना तो सोहन से पहले हेल्पिंग वर्ब आएगी, हेल्पिंग वर्ब यहां पे कौन है? हैज है। सोहन के साथ भी क्या ही आएगा? हैज आएगा। आप कहेंगे व्हाट हैज सोहन, ठीक है, डिस्टर्ब्ड मेन वर्ब और साथ में थर्ड फॉर्म है, तो थर्ड फॉर्म के बदले क्या लगाते हैं? बीन लगाते हैं। व्हाट हैज सोहन बीन, व्हाट हैज सोहन बीन डिस्टर्ब। व्हाट सब्जेक्ट हो गया, हैज हेल्पिंग वर्ब हो गई, सॉरी व्हाट यहां सब्जेक्ट था, व्हाट यहां ऑब्जेक्ट हो गया, हैज हेल्पिंग वर्ब हो गई, सोहन अपना सब्जेक्ट हो गया, बीन अपनी हेल्पिंग वर्ब, हमने बी प्लस वर्ब की कौन सी फॉर्म लगा दी? थर्ड फॉर्म लगा दी। तो आपने क्या कहा? आपने कहा व्हाट हैज सोहन बीन डिस्टर्ब्ड, और ये मेरा क्या आ गया? क्वेश्चन मार्क आ गया। ये मेरा एक्टिव से क्या बन गया? पैसिव बन गया। ये मेरा एक्टिव से क्या बन गया? पैसिव बन गया। ध्यान रखना, अच्छे क्वेश्चन थे दोनों। हाँ जी, नेक्स्ट देखो। अच्छा, दो दो स्लाइड और है। विच मूवी वॉन फर्स्ट अवार्ड, कौन सी मूवी ने फर्स्ट अवार्ड जीता? विच मूवी वॉन फर्स्ट अवार्ड। हमने पिछले वाले में बाय लगाया था, नहीं पिछले, अब इसमें बाय लगाना पड़ेगा ना। देखो यहाँ उसमें सोहन सब्जेक्ट था, ये ऑब्जेक्ट है ना, तो बाय कैसे छोड़ दिया हमने?
आप कहेंगे बाय व्हाट हैज सोहन बीन डिस्टर्ब्ड। नेक्स्ट देखो, विच, क्योंकि उसमें पता ही नहीं चलेगा ना कौन सब्जेक्ट है कौन ऑब्जेक्ट है, बाय लगाना जरूरी है। विच मूवी वॉन मोस्ट अवार्ड्स, विच मूवी डिड मोस्ट पीपल वॉच, व्हाट कॉजेज अर्थक्वेक। 3 सेंटेंस हैं। तीनों सेंटेंस हैं तो आसान ही, वैसे एक बात बताऊं, मगर हो सकता है तुम्हें भारी लग रहा है, एक बार बना के देख लो, एक आधा सेकंड का टाइम ले लो, कोई समस्या नहीं है। चलो खैर, तीनों सेंटेंस कराता हूँ, ध्यान से देखो। ये वाला तो बहुत आसान है, व्हाट कॉजेज अर्थक्वेक, पहले तीसरा नंबर ही देख लो। तुम्हें समझना ही पड़ेगा कि व्हाट सब्जेक्ट है, कॉजेज आपकी मेन वर्ब है, अकेली वर्ब होती है तो मेन वर्ब होती है, और वर्ब से पहले सब्जेक्टिव केस, वर्ब के बाद ऑब्जेक्टिव केस। ठीक है, ये तुम्हें समझना पड़ेगा कि व्हाट सब्जेक्ट है, कॉजेज आपकी मेन वर्ब है, और अर्थक्वेक आपका क्या है, ऑब्जेक्ट है। अब मैं आपको क्या बनाऊंगा, बोले एक्टिव से पैसे बनाऊंगा सर। अगर व्हाट सब्जेक्ट है तो इसका ऑब्जेक्ट बनाओगे तो क्या बनेगा, बाय व्हाट। ठीक है, पिछले वाले में व्हाट लिखना रह गया था, मुझे याद आ गया लेकिन टाइम से। व्हाट का ऑब्जेक्ट बनेगा बाय व्हाट, बाय से पता चल रहा है बाय प्रपोजिशन, व्हाट उसका ऑब्जेक्ट है, बाय व्हाट ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, बोले सर ठीक है, डब्ल्यू एच वर्ड शुरू में आ गया, मैंने कहा आ गया। कॉजेज वर्ब की कौन सी फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म है, तो इसको लिखोगे इज एम आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, बाय व्हाट। अर्थक्वेक ऑब्जेक्ट है, इसको सब्जेक्ट बनाओगे, इस बाद में लिख लो क्योंकि पहले अर्थक्वेक देख लो, सिंगुलर है प्लूरल है। ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाओगे, क्या बनेगा, अर्थक्वेक, बाय व्हाट अर्थक्वेक। अब बात आती है अर्थक्वेक की कि आपने अर्थक्वेक लिखा और ये सिंगुलर है, अगर ये सिंगुलर है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म चेंज होती है, इज एम आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो अर्थक्वेक के साथ इज आ जाएगा। कॉजेज का थर्ड फॉर्म कॉज्ड हो जाएगी, बाय व्हाट इज अर्थक्वेक कॉज्ड। लास्ट में आ गया क्या, क्वेश्चन मार्क। बोले सर ये अर्थक्वेक क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, व्हाट क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। व्हाट सब्जेक्ट था, ऑब्जेक्ट बन गया, अर्थक्वेक ऑब्जेक्ट था, सब्जेक्ट बन गया। वर्ब कौन सी किस में चेंज हो गई, इज एम आर प्लस वर्ब की कौन सी फॉर्म में, थर्ड फॉर्म में चेंज हो गई। एक्टिव से क्या बन गया है, पैसिव बन गया है। 2 सेंटेंस और देखो, विच मूवी वॉन मोस्ट अवार्ड्स, किस पिक्चर ने सबसे ज्यादा अवार्ड जीते हैं साहब। वॉन आपकी अकेली वर्ब है, अकेली वर्ब है तो मेन वर्ब है। वर्ब से पहले कौन सा केस साहब, सब्जेक्टिव केस। वर्ब के बाद कौन सा केस साहब, ऑब्जेक्टिव केस। ठीक है, बहुत बढ़िया। विच मूवी वॉन मोस्ट अवार्ड्स, यहाँ पे मूवी नाउन है और विच उसका एडजेक्टिव है, ध्यान रखना, मूवी नाउन है, विच उसका एडजेक्टिव है, विच एडजेक्टिव भी बन सकता है, कोई समस्या नहीं है। ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे, चलो ठीक है, सब्जेक्ट को क्या बनाएंगे, ऑब्जेक्ट बनाएंगे। इस विच मूवी सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, लेकिन समस्या यह है कि इसको शुरू में ही रखना पड़ेगा, तुम चाहकर भी इसको लास्ट में लिख सकते। इस सब्जेक्ट को मैंने ऑब्जेक्ट बनाया लेकिन रखा शुरू में, क्यों रखा, क्योंकि इस सब्जेक्ट में डब्ल्यू एच वर्ड प्रेजेंट है, और डब्ल्यू एच वर्ड जब प्रेजेंट होता है तो वो रखा शुरू में ही जाता है। सेम गोज विद दिस, इसके साथ भी ऐसा ही है। विच मूवी, विच मूवी सब्जेक्ट है, इसको मैं क्या बनाऊंगा, ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, तो ऑब्जेक्ट बनाने के लिख लो बाय विच मूवी। क्या लिख लिया आपने, बाय विच मूवी। अब बाय विच मूवी लिख तो लो, लेकिन ये ऑब्जेक्ट बन तो गया, लेकिन रखा कहीं जाएगा, रखा शुरू में ही जाएगा, बाय विच मूवी। बोले सर मोस्ट अवार्ड्स ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट बना ले, मैंने कहा बना लो, मोस्ट अवार्ड्स को सब्जेक्ट बनाओ। मोस्ट अवार्ड्स मेरा क्या बन गया, सब्जेक्ट बन गया। जैसे ही सब्जेक्ट बना, बोले सर सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब आनी चाहिए, क्योंकि वाक्य कैसा है, प्रश्नवाचक है। वाक्य कैसा है, प्रश्नवाचक है। मैंने कहा तो बिल्कुल सही बात है, प्रश्नवाचक वाक्य है, सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब। मोस्ट अवार्ड से पहले वॉन अगर सेकंड फॉर्म है तो क्या आएगा, मोस्ट अवार्ड्स प्लूरल है, आप कहेंगे वर्ब, बाय विच मूवी वर मोस्ट अवार्ड्स, है ना। वॉन की थर्ड फॉर्म वॉन ही बनेगी, ये आपकी वर्ब की कौन सी फॉर्म हो गई, थर्ड फॉर्म। आपका एक्टिव से क्या बन गया है, पैसिव बन गया है। बताओ जरा, बात पल्ले पड़ी कि नहीं पड़ी, जल्दी बताओ। बात क्लियर है, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट देखो जरा, विच मूवी डिड मोस्ट पीपल वॉच। विच मूवी, ये हमारा जो है डब्ल्यू एच वर्ड है, डिड मोस्ट पीपल वॉच। अब देखो यहां से तुम्हें समझना पड़ेगा, मोस्ट पीपल वॉच से पहले डिड लिखा है, मतलब हेल्पिंग वर्ब पहले है,
और मेन वर्ब बाद में है, और मेन वर्ब कहां है? बाद में है। जब जब हेल्पिंग वर्ब पहले हो, मेन वर्ब बाद में हो, इसका मतलब ये बीच वाली चीज सब्जेक्ट है। क्या ये बात समझ पा रहे हो? सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब आती है, सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब आती है। अगर वाक्य कैसा हो? प्रश्नवाचक हो। प्रश्नवाचक वाक्य में सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब। ये बात तो क्लियर है ना? इंटरोगेटिव सेंटेंस में ऐसा होता है। तो यहां से मुझे समझ में आया कि मोस्ट पीपल सब्जेक्ट है। अगर मोस्ट पीपल सब्जेक्ट है, इसका मतलब ये जो विच मूवी है, ये क्या है? ऑब्जेक्ट है। विच मूवी क्या है? ऑब्जेक्ट है। बहुत बढ़िया। अच्छा, विच मूवी ऑब्जेक्ट है तो इसको सब्जेक्ट बना लो। आप क्या कहोगे? विच मूवी को विच मूवी ही लिखेंगे। अब की बार बाय मत लगा देना। विच मूवी को विच मूवी, क्यों? क्योंकि ये किसका काम कर रहा है? ये काम कर रहा है सब्जेक्ट का। तो आप कहेंगे विच मूवी सब्जेक्ट बना है। ठीक है। अच्छा ठीक है, सब्जेक्ट के बाद क्या आएगा? बोले सर हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब लगा लो। अच्छा, इस डिड का प्रयोग आप कर रहे हो, लेकिन जो वाज वर्ब है सब्जेक्ट से पहले नहीं रख सकते, क्योंकि डब्ल्यू एच वर्ड इसमें आया, तो बाद में रख लो। विच मूवी वॉज, वॉच का हो जाएगा वॉच्ड। अरे डिड आया ना, डिड मतलब वाज वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, डिड मतलब वाज वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। विच मूवी वाज वॉच्ड, ये मोस्ट पीपल सब्जेक्ट है, तो इसको ऑब्जेक्ट बनाओ बाय लगा के, बाय मोस्ट पीपल। ये हमारा प्रश्नवाचक चिन्ह हो गया, पर आपका एक्टिव से क्या बन गया है? पैसिव बन गया है। नेक्स्ट देखो। हाँ, 3 सेंटेंस और है मुझे लगता है, और आपका जो है आज की क्लास आपकी पूरी हो जाएगी। मुश्किल से 3 वाक्य हैं आपके बनाने के लिए। विच सिटी विल होस्ट द न्यू गेम्स? विच सिटी विल यू विजिट नेक्स्ट मंथ? व्हाट ही सेज ही डज। देखो, थोड़ा सा बता देता हूँ। लास्ट वाला सेंटेंस अच्छा, लेकिन इसको इंटरोगेटिव मार्क को हटा देना, फुल स्टॉप लगाना। ठीक है, अच्छा सेंटेंस है। देखो, विच सिटी विल होस्ट द न्यू गेम्स, सॉरी नेक्स्ट गेम्स। विच सिटी विल होस्ट द नेक्स्ट गेम्स। आ जाओ जरा। विच सिटी लिखा है, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब साथ में लिखी है, बाद में लिखा है द नेक्स्ट गेम्स। हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब साथ में, अगर बीच में कुछ आया तो सब्जेक्ट मानते। वर्ब से पहले फिलहाल सब्जेक्टिव केस, और वर्ब के बाद फिलहाल कौन सा केस? ऑब्जेक्टिव केस। ठीक है साहब, ये बात तो क्लियर होनी चाहिए। अच्छा ठीक है, विच सिटी सब्जेक्ट है, इसको ऑब्जेक्ट बनाऊंगा तो क्या लिखूंगा? बाय विच सिटी। है ना, सब्जेक्ट से क्या बनाया? ऑब्जेक्ट बनाया, तो लिखूंगा बाय विच सिटी। ये क्या है? फिलहाल ऑब्जेक्ट है। क्या है? फिलहाल ऑब्जेक्ट है। बहुत बढ़िया। बोले सर विल चला है, मैंने कहा विल। नेक्स्ट गेम्स ऑब्जेक्ट था, तो इसको सब्जेक्ट बना दो। विल द नेक्स्ट गेम्स, नेक्स्ट गेम्स हमारा सब्जेक्ट हो गया। सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब आ गई, और सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है ना, तो मॉडल के साथ क्या लगाते हैं? बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। नेक्स्ट गेम्स बी होस्टेड। ठीक है, विल नेक्स्ट गेम बी होस्टेड। आगे क्या कहोगे? बाय लगा के कुछ लगाना है? नहीं लगाना है। क्यों नहीं लगाना है? क्योंकि बात यहीं खत्म हो गई ना। आप एक चीज देखो कि आपने बाय विच लगा तो दिया शुरू में, बाय विच सिटी शुरू में ही लगा दिया, और शुरू में ही लगा दिया तो बाद में फिर कुछ लगाने की जरूरत नहीं है। ऐसा का ऐसा ही ठीक है। नेक्स्ट आओ। विच सिटी विल यू विजिट नेक्स्ट मंथ? तुम नेक्स्ट मंथ कौन सी सिटी को विजिट करोगे? तो ये हमारा विच सिटी हो गया, ये विल हो गया, ये यू हो गया, ये विजिट हो गया, ये नेक्स्ट मंथ हो गया। ठीक है, आ जाओ जरा। यू हमारा, अच्छा देखो, एक चीज देखो, ये मेन वर्ब है, ये हेल्पिंग वर्ब है, और बीच में यू रखा है, तो यू सब्जेक्ट ही होगा, क्योंकि सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब आती है, सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब आती है। अगर सेंटेंस इंटेरोगेटिव हो तो सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब। अगर यू सब्जेक्ट है तो विच सिटी ऑब्जेक्ट है। विच सिटी क्या है? ऑब्जेक्ट है। ठीक है, विच सिटी विल यू विजिट नेक्स्ट मंथ? नेक्स्ट मंथ जो है वो एडवर्ब है, ध्यान रखना। कब? क्यों एडवर्ब? क्योंकि किसका रिप्लाई कर रहा है? वैन का। विच सिटी विल यू विजिट नेक्स्ट मंथ? अगले महीने तुम कौन सी सिटी विजिट करोगे? वैन नेक्स्ट मंथ। तो वैन का रिप्लाई कर रहा है, और वैन का रिप्लाई क्या होता है? अगर आप पढ़ रहे हैं मुझसे लगातार तो आपको पता होना चाहिए, वैन का रिप्लाई होता है एडवर्ब ऑफ टाइम। एडवर्ब ऑफ टाइम। तो नेक्स्ट मंथ एडवर्ब है, एक्स्ट्रा वर्ड है, इसको एक्स्ट्रा वर्ड में ही रखना। चलो साहब आ जाओ जरा। विच सिटी विल यू विजिट नेक्स्ट मंथ कैसे करेंगे इसका? ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाओ, विच सिटी को। विच सिटी ऐसे का ऐसा ही, और साथ में क्या बना है? ये सब्जेक्ट बना है, ध्यान रखना। विच सिटी। दूसरी बात, विल आया है तो विल को विल रखो, मॉडल के साथ क्या लगाते हैं? बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। विजिट का विजिट होगा, विजिटेड होगा।
विच सिटी विल बी विजिट। अब तुम सोच रहे हो भैया सब्जेक्ट रखने का सोचा ही नहीं, क्योंकि सब्जेक्ट तो शुरू में ही रख चुका ना, सब्जेक्ट शुरू में ही रख चुका, तो उसका मतलब सारी की सारी वर्ब यहां पे रख दो हाथों हाथ, विच सिटी विल बी विजिटेड। ठीक है, यू सब्जेक्ट है तो आप कहो बाय यू, उसके बाद आप कह सकते हो नेक्स्ट मंथ। ठीक है, नेक्स्ट मंथ को उधर भी डाल सकते हो, तुम्हारी इच्छा है। ठीक है, विच सिटी विल बी विजिटेड नेक्स्ट मंथ बाय यू, या बाय यू नेक्स्ट मंथ, दोनों ही बातें क्या है, सही है, इन दोनों में ही कोई समस्या नहीं है। ठीक है, हालांकि चाहो तो नेक्स्ट मंथ को यहां डालो, ज्यादा बेहतर होगा, विच सिटी विल बी विजिटेड नेक्स्ट मंथ बाय यू। चलें आगे चलें, वॉट ही सेज ही डज, जो भी वो कहता है वो करता है। ठीक है, नहीं, ही डज वॉट ही सेज। देखो पता है क्या, ये अच्छा सेंटेंस है, पता नहीं मैंने क्यों डाल दिया, लेकिन यहाँ असर्टिव में पता नहीं क्यों डाल दिया, इसमें प्रश्नवाचक लग रहा था, ये गलती से डल गया होगा, तो या उन्होंने गड़बड़ कर दी हमारे टाइपिस्ट साहब ने थोड़ी सी, चलो खैर कोई बात नहीं। वॉट ही सेज ही डज, जो भी वो कहता है वो करता है। ध्यान से देखना, ही सब्जेक्ट है, डज आपकी यहां पे मेन वर्ब है, क्योंकि अकेली वर्ब आई है तो मेन वर्ब है। इस डज का ऑब्जेक्ट ना, ही डज वॉट, वॉट ही सेज, वो क्या करता है, जो वो कहता है। इस पूरी की पूरी डज का ऑब्जेक्ट है ये वॉट ही सेज। पता है क्या, ये सब्जेक्ट है, ये मेन वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट है, ये मेन वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट है, ये मेन वर्ब है, ये क्या है, ऑब्जेक्ट है। ध्यान से देखना। अच्छा, असर्टिव सेंटेंस है, मैंने कहा फुल स्टॉप लगाना लास्ट में, ऐसे काम नहीं चलेगा। अच्छा ठीक है साहब, अब मैं आपसे कहता हूं कि इसका एक्टिव से पैसिव बना दो, तो क्या करोगे, ऑब्जेक्ट को क्या बनाओगे, सब्जेक्ट बनाओगे, ये उस पूरा का पूरा क्या बनेगा, ऑब्जेक्ट बनेगा, पूरी की पूरी ये सबऑर्डिनेट क्लोज है, देखो व्हाट आया है, ही आया है, सेज आया है, सबऑर्डिनेट क्लोज है। अच्छा, ये सबऑर्डिनेट क्लोज है पूरी की पूरी, तो इस ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे, लेकिन इस पूरी क्लोज को लिखने की जरूरत नहीं है। इस पूरी क्लोज के बदले, जब पूरी की पूरी क्लोज आ जाए तो उसके बदले क्या लगाते हैं, इट लगाते हैं, मैंने बताया होगा, इट। डज क्या आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो इट इज डन, इट इज डन। अरे डज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, इसका चेंज हो गया, इज एमआर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, इट इज डन। ही सब्जेक्ट आप कहेंगे इट इज डन बाय हिम, इट इज डन बाय हिम। बोले सर अब इट किसके लिए आया वो लिख दूं, मैंने कहा वो लिख दो, इट इज डन बाय हिम व्हाट ही सेज, इट इज डन बाय हिम व्हाट ही सेज। ये व्हाट ही सेज किसके लिए आया, या इट किसके लिए आया, व्हाट ही सेज के लिए आया। आपका एक्टिव से क्या बन गया, पैसिव बन गया। लेकिन इसको बनाने का एक बेहतर तरीका और भी हो सकता है, समझे, ये तो मैंने बेसिक तरीका बता दिया जो तुम्हारे दिमाग में होना चाहिए। ठीक है, जो तुम्हारे दिमाग में होना चाहिए, इट इज डन बाय हिम व्हाट ही सेज, इट इज डन सब्जेक्ट हो गया, इसके लिए क्लोज के लिए इट आ गया, डज के लिए इट इज डन आ गया, ही का हो गया बाय हिम व्हाट ही सेज, हमने ऐसा कैसे उठा के रख दिया। चलो खैर, मैं आपसे कहूं कोई और तरीका हो सकता है, पहले कहूं बिल्कुल हो सकता है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, ये जो इट है ये सब्जेक्ट बना ना, ये जो इट है ये क्या बना, सब्जेक्ट बना, और ये इट किसके लिए आया है, व्हाट ही सेज के लिए आया है। अगर मैं व्हाट ही सेज का ही पैसिव बना दूं, अगर मैं व्हाट ही सेज का ही क्या बना दूं, पैसिव बना दूं, जरा देखना, व्हाट क्या है, ऑब्जेक्ट है, व्हाट क्या है, ऑब्जेक्ट है, ही हमारा सब्जेक्ट है, और सेज हमारी क्या है, वर्ब है। व्हाट ऑब्जेक्ट है, ही सब्जेक्ट है, सेज आपकी क्या है, मेन वर्ब है। बोले सर व्हाट ऑब्जेक्ट कैसे, अरे वर्ब से पहले सब्जेक्टिव केस, वर्ब से पहले सब्जेक्टिव केस, वर्ब से पहले सब्जेक्टिव केस, सेज वर्ब है, इस वर्ब से पहले ही क्या है, सब्जेक्ट है, समझे। तो अगर मैं व्हाट ही सेज का पैसिव वॉइस बनाता हूं तो क्या बनेगा, मुझे बताओ, व्हाट ही सेज का, इतने का बताओ बस, इतने का, ये जो बॉक्स में है ना ये वाला, इसका बताओ, इसका बताओ, व्हाट ही सेज का पैसिव वॉइस क्या बनेगा, व्हाट ही सेज का पैसिव वॉइस बनेगा, व्हाट सेज होगा इज सेड, व्हाट इज सेड बाय हिम, व्हाट ही सेज का पैसिव वॉइस बनेगा व्हाट इज सेड बाय हिम। ठीक है, और उसके बाद क्या आ गया, ही डज का क्या बनाया, इज डन बाय हिम, ही डज व्हाट ही सेज, ही डज का क्या बनाया, इज डन बाय हिम। तो इसको ऐसे कैसे लिख दो, इज डन बाय हिम। अच्छा एक चीज है, एक्टिव से पैसिव बन गया, लेकिन एक बार जरा देखना, बाय हिम दो बार आ गया क्या, अरे हाँ है ना, बाय हिम क्या आ गया, बाय हिम दो बार आ गया। अगर बाय हिम दो बार आ गया तो इसका मतलब है कि इसको दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है। अगर इसको दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है तो बीच वाले को हटा दो। ठीक है, बीच वाले को हटा दो, बीच वाले को हटाने से क्या फायदा होगा कि बाय हिम कॉमन हो जाएगा, बाय हिम इज डन के लिए भी आया है, बाय हिम इज सेड के लिए भी आया है। व्हाट इज सेड इज डन बाय हिम, व्हाट ही सेज ही डज का पैसिव बनेगा व्हाट इज सेड इज डन बाय हिम। एक्टिव से क्या बन गया है आपका, पैसिव बन गया है, एक्टिव से क्या बन गया है, पैसिव बन गया है। ठीक है, चलो खैर बात समझ में आई होगी। आगे आगे कुछ नहीं है, इंपेरेटिव सेंटेंस है, अगली क्लास में करेंगे, ऑलमोस्ट जो है 55 मिनट हो चुकी हैं, तो नेक्स्ट क्लास में करना बेहतर होगा, अगली क्लास में इंपेरेटिव सारे निपटा लेंगे। और आज के लिए इतना रखते हैं, बाकी काम कल करेंगे, मिलते हैं ब्रेक के बाद। अभी सभी को टाटा बाय बाय, गुड नाइट एवरीवन। हाँ, लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब याद से।